एग्जैक्टली अभी भी मुझे लोग यही पूछ रहे होते हैं कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो मुझे कभी मैं घर के काम कर लूँगी मैं घर पे बैठ जाती हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है। और वो इतना उर्दू हो गया कि मतलब आप ना बेरे ओकियानूस और बेरे काहिल और Assalamualaikum, welcome back to Cooking with Kids vlog. Today we have Najma Adam. No need to introduction. सब जानते हैं नजमा को माशाल्लाह। और नजमा, सबसे पहले तो मैं आपसे मैंने आपके बड़े शोज देखे, मैंने रिसर्च किया, मैंने कहा नजमा से मैं वो क्वेश्चन करूं जो किसी ने ना किए हो। सही एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो आपने सबने आपको ना निकाल दी, तो हमारी एक अपनी पर्सनल शख्सियत भी होती है बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी कहीं पीछे रह जाती है, और हम अपने काम में प्रोफेशन हमारा इतना इन्हांस हो जाता है तो उसमें हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो कहीं घुल मिल जाता है। सही। तो मैं ये चाहूंगी आप मुझे बताएं, कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्डहुड? अच्छा हाँ, हाउ इट शेप्ड हु यू आर टुडे। ओके और इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अपना बैकग्राउंड बताएं मुझे, जहाँ से नजमा का स्टार्ट हुआ। अच्छा सो आई थिंक आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आई थिंक अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो ओटी से रिलेटेड, किसी डायग्नोसिस से रिलेटेड या थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दिया, बट किसी ने शायद इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछे मेरे बारे में। तो ऑब्वियसली हर एक इंसान को जो है ना अपने बारे में बात करने का बहुत शौक होता है। सो थैंक यू सो मच। कराची ही में गुजरा मेरा चाइल्डहुड। मैं हबीब गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और उसके बाद 8th के बाद मैंने 9th और मैट्रिक जो है ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स स्कूल से पढ़ा। और आई थिंक हम सबका चाइल्डहुड बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में जब हम छोटे थे और बड़े हो रहे थे तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमारा जो स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम हो गया। और वो इतना उर्दू हो गया कि मतलब आप ना बेरे ओकियानूस और बेरे काहिल और मतलब सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश के अलावा वो सब के सब अचानक से उर्दू में हो गए। तो दैट वाज आई मीन क्वाइट चैलेंजिंग। तो वो जो फाउंडेशन के इयर्स थे ना, तो ना हमारी उर्दू अच्छी हुई और ना हमारी इंग्लिश अच्छी हुई। अचानक से जो वो दौर ख़त्म हुआ और फिर दोबारा इंग्लिश में और ऑक्सफोर्ड और ये आई थिंक वो दैट वाज टू चैलेंजिंग, बहुत ही चैलेंजिंग। जो क्रिश्चियन स्कूल्स थे, सेंट जोसेफ था, सेंट पैट्स था और जगहें थी, उनमें इतनी चेंजेस नहीं आए। मे बी उनको पता था कि इतना टाइम नहीं चलेगा। सो अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम फ्रेम में थी, तो मेरा चाइल्डहुड थोड़ा सा इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। सो मैं काफ़ी परेशान रही थी और समटाइम मैं सोचती थी कि जैसे अक्सर बच्चे उठते हैं ना सुबह और रोते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल से निकाल दें। तो मुझे होता है कि कोई ना कोई तो रीज़न होता है ना, ऐसे तो कोई बच्चा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो सोशलाइज करते हैं, प्ले करना चाहते हैं। तो समटाइम्स ये हुआ कि मेरे जहन में भी ये आया कि भाई मैं घर के काम कर लूँगी मैं घर पे बैठ जाती हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है। फिर फाइनली मेरी मदर और जो सिस्टर थी उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स चेंज द स्कूल। मैं हेड गर्ल बनी वहाँ पर। मैं स्पोर्ट्स में थी, एक्टिव थी, स्पोर्ट्स की वो थी, मतलब मैंने थ्रू आउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो मैं तो कुछ और ही बन गई। यू नो, इट वाज लाइक ओके, जो मैं अपने आप को देख रही थी या दूसरे लोग मुझे परसीव कर रहे थे एज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, और वो भी बहुत स्ट्रगलिंग उसमें, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत थी या एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत थी। एनवायरनमेंट चेंज करने से इतना फर्क पड़ गया, बहुत मतलब एकदम फर्क पड़ गया, यू नो। सो मैं आर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन थी, बट मेरी मदर का कहना ये था कि नहीं एटलीस्ट कर लो कर लो। तो इंटर मैंने प्री मेडिकल से किया, बट आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो मेरे जहन में तो पहला बच्चा ही नहीं पहला बच्चा तो आई वाज काइंड ऑफ रिबेलियस के मुझे तो ये नहीं करना है। बहरहाल तो मैंने कभी ऑप्ट भी नहीं किया, कभी वो भी नहीं किया, मगर क्योंकि मेरे फिर मार्क्स अच्छे, क्योंकि मुझे खुद समझ आने लगा कि अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो मैं अच्छा कर रही थी, मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, बट समहाउ मुझे ये नहीं करना था, यू नो कि मैं एमबीबीएस की तरफ जाऊँ। मेरी इंटर के बाद मैंने
जियोलॉजी में अगर मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं होती तो मैं जियोलॉजिस्ट होती, अच्छा। क्योंकि मुझे रॉक्स और माउंटेन्स और इस किस्म की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी, ट्रैवलिंग का भी शौक है मुझे तो। मगर फिर ये हुआ कि मेरी सिस्टर जो थी सीनियर मुझसे, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रही थी और वहाँ भी एडमिशन मैंने लिया हुआ था, पहले यहाँ एडमिशन हो गया था जियोलॉजी में। फिर जब वहाँ एडमिशन हो गया तो मैंने फिर स्विच कर लिया। बहरहाल फिर मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ इस तरह से आई। एक तो मैंने अपनी सिस्टर को पढ़ते हुए भी देखा था कि एनाटमी है, रियल बोन्स के साथ हड्डियों के साथ बैठी हुई पढ़ रही हैं, और ऑन दी अदर साइड वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी कर रही हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने क्लाइंट्स को जो है इंटरवेंशन देते हैं। तो यही था कि अच्छा इसमें तो आर्ट्स भी है और साइंस भी है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं हम, फिजिकल हेल्थ पे भी काम करते हैं हम, बच्चों के साथ भी काम करते हैं हम, हर किस्म के क्लाइंट्स को देखते हैं। तो इसमें जो है ना बहुत वैरायटी थी, तो वो मुझे फैसिनेट किया कि हाँ कभी वो पेंटिंग भी कर रही हैं और कभी जो है ना वो हड्डियों के साथ बैठी हुई है। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Can you tell us about your career journey so far and what led you to where you are today? अच्छा, सो करियर जर्नी काफ़ी लंबी है। 26 इयर्स का मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। 4 साल ज़ाहिर है हमने उसको पढ़ा है, और उससे पहले मैं अपनी बहन को भी देखती रही हूँ, तो मतलब मोर देन 30 इयर्स से मैं इस प्रोफेशन को जानती हूँ। सो इट्स इन माय ब्लड नाउ, क्योंकि मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकती, और ये ऐसा प्रोफेशन है जो आप ना सिर्फ दूसरों को हेल्प कराता है, बल्कि आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हैं, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, साइकाइट्री भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो डेफिनेटली है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। सो मैंने अपनी जर्नी 26 साल पहले जब स्टार्ट की, तो मायशा मेमोरियल सेंटर से स्टार्ट किया, और उस टाइम पर बहुत कम सेंटर्स थे। इनफैक्ट सिर्फ स्पेशल स्कूल्स कुछ होते थे। इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बिल्कुल 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 कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इवन फोन्स नए नए आए थे, तो हम सोचते थे कि ये फ़ोन जो हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो ये एक वो कर रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए, और इसकी नीड नहीं है। शायद शुरू शुरू में हुआ कि अरे भाई इसकी क्या नीड है, बट आहिस्ता आहिस्ता सारे अब ये चीज़ें फेसबुक और ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ आई, और क्या उस वक्त के फ़ोन डिफरेंट थे, अब के तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। तो बट उस वक्त जो है ना मायशा बहुत उस पे था, अभी भी नाम है उसका, तो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की। अदरवाइज कुछ ही स्कूल से, जैसे अकेब, उजाला और IBP, इस तरह की कुछ स्कूल्स थे। मेंटल हेल्थ में एक दो जगहों पे साइकाइट्री, आगा खान की साइकाइट्री पे काम हो रहा था, एक साइकेट्रिक सेंटर होता था, बस यही 2-4 नाम थे। इवन आगा खान में फिजिकल साइड में कोई नहीं था, लियाकत में कोई नहीं था, ज़ियाउद्दीन नहीं था, मतलब ज़ियाउद्दीन में हमारा डिपार्टमेंट नहीं होता था, साउथ सिटी में कोई नहीं था। तो वो तो बिल्कुल ही किसी को अभी भी बताते हैं तो अभी भी लोग पूछ रहे होते हैं। मैंने अभी बात करी ना, तो कहा ये क्या होता है। एग्जैक्टली अभी भी मुझे लोग यही पूछ रहे होते हैं कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक करता है कि शायद हमने अपना अभी तक रोल सही से प्ले नहीं किया है कि लोग पूछ रहे हैं। बट एनी हाउ, तो मैंने मायशा से स्टार्ट किया, और बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एक सेंटर था न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का, जहाँ बच्चे बड़े सब आते थे। फिर 3 इयर्स के अंदर अंदर विदिन मैं अमेरिका गई थी कुछ ट्रेनिंग के लिए। जब वहाँ गई तो बिल्कुल आंखें और दिमाग खुल गया कि जो बुक्स में हम पढ़ते थे या अपनी कैटलॉग्स में देखते थे वो एक्चुअली होता है, और वो हमसे कितने आगे, और अभी हम तो बिल्कुल बेसिक्स पर भी मतलब बहुत मुश्किल से हैं। सो मैंने वहाँ से सोचा कि नहीं, कोई एक बड़ा हॉस्पिटल जैसे आगा खान जैसी बड़ा हॉस्पिटल में भी सिर्फ एक OT है, वो भी साइकाइट्री में, जो सिर्फ साइकाइट्री को देखती है, पूरे हॉस्पिटल को नहीं देखती, फिजिकल ना बच्चों को ना कहीं, मतलब साइकाइट्री में ही सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट से हायर हुई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये अब तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अपने आप को इतना लिमिट करें, बिकॉज देयर सो मच टू डू। तो फिर मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी मायशा के साथ ही ज्वाइन किया था, और बहुत स्ट्रगलिंग फेस था फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट में, क्योंकि कोई और डिपार्टमेंट था भी नहीं, और हाँ, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं थी, और
इनफैक्ट मैंने तो 1 साल वॉलंटियर काम किया है वहाँ पर अपनी पोस्ट बनाने के लिए। हम्म, तो लोगों को अवेयरनेस के लिए वहाँ बहुत प्रेजेंटेशंस की, सेमिनार्स किए, जी भैया, आपको नहीं लगता कि हमें स्कूल लेवल से, बेसिक लेवल से ये सारी थेरेपीज, ये मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे सिर्फ 7 इयर्स में ये पता चला है कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। जी, तो ये हमारा बड़ा ड्रॉबैक है कि हम बिल्कुल। बताते ही नहीं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। मैंने तो बहुत टीचर्स को वर्कशॉप्स कराए हैं, पेरेंट्स को करवाए हैं, स्कूल लेवल पे जाके करवाएँ, बट ज़ाहिर-सी बात है इट्स नॉट इनफ। हम्म, और अभी भी जहाँ-जहाँ मौका मिलता है मैं डेफ़िनेटली जाती हूँ क्योंकि लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं मगर चीज़ें चेंज क्योंकि सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, बहुत कुछ है। बट बहुत कुछ होने के बावजूद इट्स नॉट इनफ क्योंकि अभी भी लोगों को नहीं अंदाजा है क्योंकि जब बड़ा हो जाते हैं बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये भी कोई करियर है। तो मैं अपने स्कूल में भी गई थी और स्कूल्स में भी हम लोग जाते हैं जब हमारा वर्ल्ड ओटी डे होता है और वैसे भी कि हम करियर की भी काउंसलिंग करें कि मेडिसिन में जाना या एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेटली करें, मगर और चीज़ें भी हैं। फिर आपने बहुत सारी जगहों पे ज्वाइन किया, बहुत सारी जगहों पर आपने हेड किया इस डिपार्टमेंट को, आपने केडीएसपी में भी सर्व किया। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम होते हैं वो तो वैसे ही बहुत प्यारे प्यारे हम्म, होते हैं। वो दे आर वेरी फ्रेंडली और स्माइल करते हैं आपके साथ, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटरैक्ट होना चाहते हैं। तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ का सेटअप भी बहुत ज़बरदस्त था और सबके अपने अपने डिपार्टमेंट्स थे और येट अपने डिपार्टमेंट्स होने के बावजूद इंटरैक्शन रहती थी एज अ टीम। सो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस थे। तो एक बहुत अच्छा माहौल था हमें वहाँ पर। चलता फिरता नजमा का स्माइल करता हुआ फेस नजर आता था हमेशा हर पेरेंट के साथ। थैंक यू। हाँ, जो ख़ास वो होता था कि सेशन के आखिर में जो है ना बच्चे को बलून ज़रूर देते थे और बच्चे के सिबलिंग भी अगर कोई होते थे वो भी इंतज़ार करते थे कि वो आए हैं साथ क्योंकि आप उनको भी बलून देंगे। तो या तो कुछ बच्चे तो ख़ास तौर पे इसीलिए आते थे कि ये आंटी जो है ना वो बलून देगी उनको भी। अच्छा, तो कितना अर्सा सर्व किया आपने केडीएसपी में? इट वाज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 3 इयर्स। 3 इयर्स। ओके, हुँ। अनदर डिपार्टमेंट थे आप। जी, बिल्कुल हेड ऑफ हर एक की डिपार्टमेंट है। कोशिश होती थी हमें नजमा का स्लॉट मिल जाए और नजमा बहुत बिजी होती थी। थैंक यू। वो अच्छा नजमा, हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? वेरी इंटरेस्टिंग। बैलेंस करना इट्स नॉट इजी एट ऑल। जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उसमें उसकी बहुत डिमांड होती है, स्पेशली अगर आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे बड़ों के साथ एल्डरली के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, इट इज़ वेरी डिमांडिंग। तो बैलेंस इज नॉट इजी बट हो जाता है। समटाइम्स हाँ, मतलब करना ही पड़ता है ऑब्वियसली, वरना फिर आप पे खुद आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। ये चैनल तो मेरा है कुकिंग चैनल, सही। तो जरा बताएं ना, अपनी कुछ पसंद बताएं, कुकिंग कैसी करती हैं, खाने में क्या पसंद है? अच्छा, खाने में मैं अल्लाह का शुक्र है सब खा लेती हूँ अच्छा। क्योंकि हमारे ज़माने की जो माएँ होती थी ना वो कहती थी खाना है तो खाओ वरना जाओ। वो अल्लाह का शुक्र है मैं सब खाती हूँ। खाने का मुझे शौक है, बट क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, इतने मरीजों को देखा है तो थोड़ी सी मैं कॉन्शियस भी रहती हूँ कि वो, मगर हमारे यहाँ के जो मुरगन खाने खास तौर पे शादियों के, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मगर जब मुझे कोई खाना बनाते हुए देखता है तो वो कहते हैं वो जिस तरह से तुम चम्मच चला रही हो तो तुम ये काम भी अच्छा कर रही हो। मैं समझती हूँ कि आप जो भी काम करें दिल से अच्छे से करें। नजमा, मेरे चैनल के बारे में कुछ कहें, कैसा लगा आपको? चैनल आपका बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इसमें कुकिंग का टच एलिमेंट है कि इंटरव्यू के साथ साथ कुकिंग की भी बातें होती हैं और कुछ मैंने शोज़ आपके देखे कि कुकिंग के हवाले से, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और माशाल्लाह से आप जैसी मदर्स के लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत अक्सर मदर्स समझती हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब आप इन बच्चों को देख रहे होते हैं या आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होती है तो अपने एंड पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहे सोसाइटी के लिए। तो दिस इज लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका चैनल। मैंने तहमीना वाला जो भी आपने किया था वो भी मैंने देखा था, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा नजमा, कोई फाइनल मैसेज जो मैं अपने सारे गेस्ट से देती हूँ किसी भी हवाले से?
हाँ। तो अगर आप देना चाहें हमारी ऑडियंस। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है मैं हर एक पे यही जो मैसेज दे रहे होते हैं, मैं एक ही मैसेज देती हूँ और आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो एज़ अ सोसाइटी हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। हमारे एल्डर्स को भी ऑब्वियसली बहुत उन्होंने इस किस्म की चीज़ें नहीं देखी थी मगर या शायद देखी थी तो इतना अवेयरनेस पता नहीं नहीं थी। था। आई थिंक मदर्स की लाइफ आसान बनानी चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत चीज़ें देख रही होती हैं। तो उसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने चाहिए कि वो आवाज़ें आ रही हैं घर से कि इसके गुनाहों की सज़ा है या अभी तक सुन रहे हैं हम। तो एग्जैक्टली मैं देखने कह की रही थी मैं ज़रूरत एज है। हमराई करती हूँ काम, अच्छा, तो मैं उनको वॉलंटियर करती हूँ, तो वहाँ जो मदर्स आती हैं सबके साथ यही इश्यूज हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि उनको सपोर्ट करनी है, थोड़ा-सा भी एप्रिशिएट कर देंगे, एप्रिसिएशन हो जाएगी या थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा-सा चीज़ें हो जाएँगी तो बहुत डिफरेंट रिज़ल्ट आ सकता है, आई थिंक हमें एज़ अ सोसाइटी ग्रो करना चाहिए, हमारा कल्चर बिल्कुल मेस्ड अप हुआ हुआ है, हम इस्लाम से इतना दूर हैं और येट अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा नजमा, थैंक यू सो मच, सो वेरी मच। मुझे मेरी बेटी कहती है आप थैंक यू के साथ थैंक यू सो वेरी मच क्यों कहती हैं? तो मैं कहती हूँ इसलिए कहती हूँ कि वो लोग माशाल्लाह इतना प्यारा और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मेरे पास उनके थैंक्स के वर्ड नहीं आते हैं, तो मैं उनको डबलिंग में थैंक्स करती हूँ कि माशाल्लाह देखिए अब आप जो भी काम कर रही हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, आपके जो भी आप देख, अब आपने पूरे एक सोसाइटी को भी फोकस करा हुआ होता है, आप अपने काम को भी फोकस कर बिल्कुल। रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके साथ चल रही होती हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पर आए और आपने मुझे टाइम दिया और आप मेरे वाहिद गेस्ट हो, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इतनी जल्दी टाइम दिया है, वरना मैं टाइम की माय प्लेजर। पहली बात तो ये है कि आपने बुलाया और फिर जब मुझे केडीएसपी के हिसाब से आपका पता चला तो मैंने कहा व्हाई नॉट। मुझे तो खुशी होती है कि जहाँ भी मौका मिले अल्लाह ताला मौका दे रहा है आपको कि आप थोड़ा-सा मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करें और कुछ कंट्रीब्यूट करें, यही चीज़ें काम आएगी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपसे मिलके और आप भी माशाल्लाह फिर पता चला आपका चैनल और ये ऑब्वियसली तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching Cooking Rookies vlogs, where tastes meet talks.